नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। 1 मई को महाराष्ट्र ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। बीता 1 मई था, उस दिन मजदूर दिवस के दिन महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1960 में। 1 मई 1960 को जो उस समय का बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बॉम्बे राज्य था, उससे अलग होकर के महाराष्ट्र राज्य जो वर्तमान में है उसकी नींव रखी गई थी। उसका 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस पे तमाम तरीके के आयोजन हुए। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने भी अलग अलग तरीके के आयोजन अपने किए थे इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। आज इसकी बात क्यों हो रही है? दरअसल इसको जो उस दिन तमाम आयोजन हुए, उसमें से कुछ आयोजन ऐसे हुए जिनको लेकर के अब एक नए सिरे से एक विवाद शुरू हो गया है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब आज सामना में संपादकीय में लेख छपा। जो संपादकीय लेख छपा उसमें राज ठाकरे की जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे MNS जो पार्टी है राज ठाकरे की, उसको अंतर्वस्त्र कहा गया है। भाजपा की जो रैली थी, जो भाजपा की सभा थी, उसको बूस्टर डोज कहा गया है, बूस्टर डोज सभा कही गई है। और जो राज ठाकरे की पार्टी है MNS, उसको अंतर्वस्त्र कहा गया है। इस लेख में लिखा हुआ है कि भाजपा के बूस्टर डोज सभा में देवेंद्र फडणवीस शिवसेना पर जमकर बरसे, तो संभाजी नगर की सभा में उनके अंतर्वस्त्र श्री शरद पवार पर टूट पड़े। शिवसेना का मुखपत्र है सामना में जो ये लेख छपा है, इसमें भाजपा के साथ साथ MNS पर आरोप लगाया गया है। उसमें ये आरोप लगाया गया है कि ये जो दोनों सभाएं हुई, जो शिवसेना को निशाना बनाया गया और जो शरद पवार और NCP को निशाना बनाया गया, वो पूरा योजनाबद्ध तरीके से था, ये पूरा प्री प्लान था। लेख में लिखा गया है कि ये योजनाबद्ध ढंग से हुआ। इससे महाराष्ट्र अथवा देश की जनता को क्या मिला? अंतर्वस्त्र को बूस्टर डोज देने का काम मुंबई में ही चल रहा था, परंतु भाजपा को भी बूस्टर डोज की आवश्यकता है। इस लेख में भाजपा पर भी सवाल उठे हैं, MNS पर भी सवाल उठे हैं। इसके अलावा जो देवेंद्र फडणवीस ने बोला था कि वो बाबरी मस्जिद गिराते समय वहाँ पर मौजूद थे, शिवसेना का उसमें कोई रोल नहीं था। उन्होंने शिवसेना के बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर के जो ढांचा गिरा था, विवादित ढांचा, उसको लेकर के शिवसेना पर सवाल उठाया था कि शिवसेना और शिव सैनिकों ने उसमें कोई भूमिका अदा नहीं की थी। इस जो फडणवीस का ये आरोप है, उस पर भी इस लेख में जवाब दिया गया है। उसमें इस लेख में कहा गया है कि आखिर जिस समय विवादित ढांचा गिराया जा रहा था, उस समय फडणवीस वहां कहाँ थे? यदि फडणवीस वहां पर थे तो फिर जो मामला चला, जो इतना लंबा केस चला, उसमें उनका नाम क्यों नहीं है? जो CBI की जांच चली, उसमें उनका नाम क्यों नहीं है? क्या देवेंद्र फडणवीस मिस्टर इंडिया की तरीके से इनविजिबल होकर के और वहाँ विवादित ढांचे पर हथौड़ा चला रहे थे, जो उनको कोई देख नहीं पाया? अब चूंकि देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर आरोप लगाया था, फिर शिवसेना ने इस लेख के माध्यम से फडणवीस पर पलटवार किया है। साथ ही साथ शिवसेना ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए फडणवीस इस लेख में लिखा है कि भाजपा जो है, जो लोग ये कहते हैं कि शिवसेना का उसमें रोल नहीं था विवादित ढांचा गिराने का, उनको भाजपा के जो नेता थे सुंदर सिंह भंडारी, उनसे पूछना चाहिए। उस समय सुंदर सिंह भंडारी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। हालांकि सुंदर सिंह भंडारी अब इस दुनिया में नहीं है, पर इस लेख में भंडारी के 6 दिसंबर के बयान का हवाला दिया गया है। उस दिन शाम को 4 बजे भंडारी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि विवादित ढांचे को गिराने में भाजपा का कोई रोल नहीं है, बल्कि ये काम शिव सैनिकों का हो सकता है। इतना ही नहीं, इस लेख में लाल कृष्ण आडवाणी को भी शामिल किया गया है। विवादित ढांचा जो बाबरी का गिरा था, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि बाबरी हमने नहीं गिराई। बाबरी गिरने की खबर जब मिली तो हमें सदमा लगा था। इसके लिए और उनको उस दिन को उन्होंने काला दिन कहा था। ऐसे में इस लेख में ये भी लाल कृष्ण आडवाणी के
ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं कि यदि जिनको पूरे राम जन्मभूमि के उस आंदोलन का सूत्रधार कहा जाता है उन्होंने अपना ये बयान दिया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपने बारे में सोचना चाहिए और शिवसैनिकों के रोल पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। सीधे सीधे ये चीज़ें कही गई हैं फडणवीस के सवाल के जवाब में इस लेख में। इसके अलावा इसमें तमाम अलग अलग तरीके के सवाल भी उठाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से लेकर के केंद्र की सरकार तक पर। और इसमें चीन को भी शामिल किया गया है कि कैसे चीन जो है सीमा पर अपने लिए अलग अलग छावनियां बना रहा है और तमाम तरीके का कि क्यों आखिर भारत चीन से डर रहा है और उनका मुकाबला नहीं कर रहा है, बजाय इन सब बातों के करने के साथ ये है कि वो चीन का सामना करने की बातें करना और जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर बात करने के बजाय बाबरी मस्जिद जिसका केस खत्म हो चुका है और जिस चीज़ के लिए पूरा आंदोलन चल रहा था वो राम मंदिर बनने का काम शुरू हो चुका है, लोगों में हर्षोल्लास है, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा इस लेख में भाजपा के इस बदलाव पर भी सवाल उठाए गए हैं कि राम मंदिर के निर्माण शुरू हो जाने के बाद भाजपा अब बाबर के नाम का माला जाप करने लगी है। इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। अब ये जो विवाद है, ये पूरा विवाद शुरू हुआ था धार्मिक सभाएं हैं उनको लेकर के, जो मस्जिदों में अजान की जाती है उसको लेकर के, लाउड स्पीकर को लेकर के इस विवाद की शुरुआत हुई थी जब सरकार और राज ठाकरे आमने सामने आ गए थे। फिर बाद में शिवसेना की तरफ से ये आरोप लगाया जाने लगा कि राज ठाकरे जो है वो भाजपा की बी टीम की तरीके से काम कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की तरीके से काम कर रहे हैं, वो भाजपा के लिए ओवैसी हैं। इस तरीके के तमाम आरोप भी लगाए गए थे। दरअसल मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने ये कहा था कि अगर 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतर जाते हैं तो वो जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाने का काम करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हालांकि 2 मई को उन्होंने ट्वीट करके ये बात कह दी कि 3 मई को जो वो महाआरती करने का भी उन्होंने ऐलान कर रखा था, तो महाआरती वो नहीं करेंगे। वो ईद में खलल नहीं डालना चाहते हैं, जो कि आज ईद का त्यौहार है, तो ईद के त्यौहार पे खलल नहीं डालने के उद्देश्य को लेकर के उन्होंने महाआरती अपनी कैंसिल कर दी थी। पर उन्होंने 4 मई तक का समय दिया है सरकार को। क्लियर बोला हुआ है कि अगर 4 मई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरते हैं तो ऐसे में फिर मनसे मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने से नहीं कतराएगी, वो हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। उधर दूसरी तरफ जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के दिलीप वलसे पाटिल, उन्होंने कह दिया है कि जो महाराष्ट्र में इनकी रैली हुई राज ठाकरे की, एमएनसी ने जो रैली करवाई, उस रैली की पूरे वीडियो को खंगाला जाएगा और उसमें जो बयान दिए गए हैं, चूँकि उस रैली की परमिशन ही कई शर्तों के साथ करीब 16-17 शर्तें रखी गई थी, उन शर्तों के साथ उस रैली की परमिशन मिली थी। तो ये जांच कराई जाएगी कि क्या जो परमिशन के लिए शर्तें रखी गई थी उन शर्तों का उल्लंघन हुआ है। अगर उल्लंघन हुआ है तो उन पर कानूनी राय लेकर के और फिर मनसे और राज ठाकरे पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। ये जो धर्म को लेकर के विवाद शुरू हुआ, लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद शुरू हुआ, जो मंदिर और मस्जिद के अजान और हनुमान चालीसा का विवाद शुरू हुआ, इस विवाद में रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं। आज सामना के इस लेख में जब इस तरीके की बातें लिखी गई, जब भाजपा को बूस्टर डोज की तरीके से देखा जा रहा है, मनसे को अंतर्वस्त्र बताया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जो मनसे को बूस्टर डोज देने का काम भाजपा ही मुंबई में कर रही है, ऐसे में फिलहाल ये विवाद खत्म होता हुआ सा नज़र नहीं आ रहा है। ये माना जा रहा था कि जल्दी इस विवाद में पटाक्षेप होगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। एक तरफ जहां सरकार लाउड स्पीकर उतरवाने के मूड में नहीं दिख रही है, वहीं राज ठाकरे भी लगातार ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर लाउड स्पीकर नहीं उतरे तो वो हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिदों के सामने करवाएंगे। ऐसे में ये विवाद खत्म होने के बजाय और गहराने की संभावनाएं ज़्यादा है। फिलहाल बने रहिए, अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। हमारे यूट्यूब को जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।